हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा हम आपको बताने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 में जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन शून्य कूट की अभिक्रियाएं क्या होती हैं, शून्य कूट की अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, उसके एग्जाम्पल क्या हैं, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन कैसे ड्राइव करते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड। आज की क्लास में इतने टॉपिक होने वाले हैं बेटा, तो आप कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठें ताकि कुछ चीजें आप नोट करते रहें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों समझते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। तो मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डिफाइन बताई थी कि जब अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग 1 होता है, 1 होता है, तो उसे हम कहते हैं प्रथम कूट की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब बात आती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। तो जब अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग 0 होता है, जब अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग 0 होता है, तो उसे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, शून्य कूट की अभिक्रियाएं कहते हैं। या ऐसे हम कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनका वेग जो होता है, जिनकी रेट होती है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कूट की क्रियाएं कहलाती हैं। तो मैंने 2 तरीके से आपको डिफाइन बताई जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट मैंने डिफाइन बताई कि जब अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग 0 होता है, तो उसे हम शून्य कूट की अभिक्रियाएं या जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। सेकेंड डिफाइन मैंने बताई ऐसी अभिक्रियाएं जिनका वेग, ऐसे रिएक्शंस जिनका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं होता है, शून्य कूट की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो डिफाइन में लिख रहा हूं, आप एक नोट करते जाएंगे मेरे साथ। जीरो ऑर्डर रिएक्शन हेडिंग लगा लें आप। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इनको बोलते हैं हिंदी में शून्य कूट की अभिक्रिया, शून्य कूट की अभिक्रिया। ये हेडिंग लगा लीजिए आप, डिफाइन को नोट करें, मेरे साथ ही नोट करते रहें। जब अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग 0 होता है। घातों का योग क्या होता है? 0 होता है, 0 होता है, तो उसे हम शून्य कूट की अभिक्रिया कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। फिर मैंने आपको सेकंड डिफाइन बताई थी, ऐसी क्रियाएं जिनका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो सेकंड डिफाइन भी लिखे हैं, या ऐसी क्रियाएं जिनका वेग, ऐसी क्रियाएं जिनका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है,
शून्य कूट की क्रियाएं कहलाती हैं। डिफाइन आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। बोलो क्लियर है? दोनों डिफाइन को मैंने 2 बार आपको रिपीट किया है, 2 बार मैंने डिफाइन को बताया है। एक में उनका जो वेग होता है वो सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। एक में मैंने बताया कि सांद्रताओं की जो घातों का योग होता है वो 0 होता है, शून्य होता है। तो रेट इक्वेशन क्या होगी? देखें आप, इस रिएक्शन की रेट इक्वेशन dx/dt इज प्रोपोर्शनल एक्टिव मास a की पावर बटा 0। सांद्रताओं की घातों का जो योग होगा वो 0 होगा, ये मैंने बताया आपको। चलिए इस साइन को हटा दें, k कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पर। तो देखिए क्या होगा, dx/dt इक्वल टू कैपिटल K और एक्टिव मास a की पावर बटा 0। ये रेट इक्वेशन निकल के आती है 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन भी अभी कैलकुलेट करें, यानी ड्राइव करेंगे उसको, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो इसमें बेटा इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रेट कांस्टेंट। किसका रेट कांस्टेंट? 0 ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। तो इसको हम कहेंगे रेट कांस्टेंट। इसको बेटा हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं और करके रेट लिख सकते हैं। रेट ही तो है dx/dt, रेट में। अब इस a के लिए बेटा हमें यूनिट कैलकुलेट करनी है, सॉरी यूनिट निकालनी है। इसकी क्या यूनिट होगी रेट कांस्टेंट की? जो 0 ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है उसकी क्या यूनिट होती है, किस तरीके से उसको कैलकुलेट करना है वो देखना है। चलिए इसको नोट कर लेना, फिर उस साइड में समझाता हूँ आपको। हो गया ना नोट? स्क्रीनशॉट ले लिया करें। चलिए इधर आते हैं। रेट कांस्टेंट के 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट k है उसकी क्या यूनिट होगी वो देखते हैं। तो बेटा फॉर्मूला है मेरे पास, रेट इक्वल टू k और एक्टिव मास a की पावर है बेटा 0। सांद्रताओं की घातों का योग 0 होता है 0 ऑर्डर रिएक्शन में। अब k को बेटा इधर लेके आए तो रेट ऊपर पहुंच जाएगा, कंसंट्रेशन नीचे आ जाएगा। तो k इक्वल टू क्या होगा, रेट अपॉन एक्टिव मास a की पावर होगा 0। रेट की यूनिट लिख दो, कंसंट्रेशन की यूनिट लिख दो, और कंसंट्रेशन की यूनिट वही होती है जो मोलरिटी की यूनिट होती है, मोल लीटर इनवर्स या मोल पर लीटर बोल सकते हैं आप। तो यूनिट ऑफ के, चलिए यूनिट ऑफ के इक्वल टू रेट की यूनिट क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स बेटा, और सेकंड इनवर्स अपॉन कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स होती है, और इसकी पावर करना है 0। तो ये तो बेटा नीचे वाला तो 1 हो जाएगा, क्या बचेगा देखते हैं आप। यूनिट ऑफ के मिलेगा मुझे मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ये तो बेटा 1 हो गया, ये तो टोटल 1 हो गया। तो ऊपर क्या बचा, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स बचा। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। बोलो क्लियर है? चलिए आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लें आप। हो गया ना बेटा? चलिए रीड करते हैं इसको। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन के, क्या क्या एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, 2NH3 एरो N2 प्लस 3H2। ये जो इसका जो वियोजन होता है, अमोनिया का जो वियोजन हो रहा है वो
प्लेटिनम कैटालिस्ट की प्रेजेंस में इसका वियोजन हो रहा है, प्लेटिनम कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। तो इस इक्वेशन के लिए रेट निकालें बेटा, तो रेट क्या निकल के आएगी देखें आप, रेट इक्वल टू के एक्टिव मास NH3 की पावर बेटा होगा 0। एक एग्जांपल ये हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। सेकंड एग्जांपल देखें आप, एग्जांपल नंबर 2। तो देखो बेटा ये तो 1 हो गया, इसमें और समझे आप, इसकी पावर 0 है तो ये तो 1 हो गया, और रेट इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, रेट इक्वल टू मिलेगा के। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल 2HI, एग्जांपल नंबर सेकंड, 2HI एरो H2 प्लस I2। देखो ये गोल्ड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोजन आयोडाइड का वियोजन होता है गोल्ड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। तो इसके लिए रेट निकालेंगे, तो रेट क्या निकल के आएगी, रेट इक्वल टू निकल के आएगी के और एक्टिव मास HI की पावर होगा बेटा 0। तो ये तो 1 हो गया, तो क्या मिला मुझे, रेट इक्वल टू मिल गया ये के। एक एग्जांपल ये हो गया। एग्जांपल नंबर 3 देखें आप, एक रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन जब भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट होती है तो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। तो थर्ड एग्जांपल देखें आप, इसी तरीके से उसकी भी रेट निकालेंगे आप, H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl। सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, तो एरो के ऊपर लिख देंगे आप सनलाइट। चलिए एग्जांपल नोट कर लें। एक एग्जांपल और बताता हूं मैं आपको, जल्दी करें। हो गया ना बेटा। चलिए एग्जांपल नंबर 4 देखें। CH3COCH3 प्लस ब्रोमीन के साथ इसको रिएक्ट कराने जा रहे हैं। एरो यहाँ से एक H और यहाँ से एक Br मिलके बना लेगा बेटा HBr प्लस एक Br बचा, वो इस कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए यहाँ जुड़ जाएगा, तो कंपाउंड बनेगा CH3CO CH2Br। चलो दिख रहा है ना, CH3CO CH2Br। तो ये एग्जांपल मैंने बताए हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। चलिए आप इनको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी करें, आगे चलते हैं। हो गया ना बेटा। नेक्स्ट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन को आज समाप्त करते हैं। इंटीग्रेटेड इक्वेशन, इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन, रेट इक्वेशन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दिख रहा है ना बेटा? चलिए दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये इक्वेशंस। तो देख रहे हैं इसको किस तरीके से हम ड्राइव करते हैं। एक रिएक्शन है मेरे पास, R एरो प्रोडक्ट, R एरो P, एक इक्वेशन है, समझिए R एरो P, ये रिएजेंट है बेटा, रिएजेंट बोलते हैं इसको, ये है बेटा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिएजेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। तो रेट लॉ से, केमिकल लॉ से, दोनों ही लॉ से इनकी रेट निकालेंगे। तो केमिकल काइनेटिक लॉ होता है, केमिकल काइनेटिक लॉ से हम रेट निकालते हैं।
तो रेट इक्वल टू माइनस डी एक्टिव मास आर अपॉन बेटा होगा ये डी टी। इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, चौक दूसरा ले लूंगे तो उसका है। अब सेकेंड लॉ से देखते हैं, तो रेट निकालेंगे उससे, तो रेट निकल के आएंगे रेट इक्वल टू के और एक्टिव मास ए की पावर होगा बेटा 0। ये दो इक्वेशन मुझे मिल चुकी है इस एक इक्वेशन से। बोलो, केमिकल काइनेटिक्स लॉ और रेट लॉ, केमिकल काइनेटिक लॉ और रेट लॉ से। अब क्या करना है, इसको इधर लेके आओ, तो माइनस एक्टिव मास डी आर अपॉन डी टी, ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, के और एक्टिव मास ए की पावर। यहाँ पर बेटा मैं आर लिख देता हूँ, ए नहीं मान रहा हूँ, यहाँ पर मैं आर लिख देता हूँ, यहाँ पर आर की पावर 0। ए नहीं मान रहे हैं, इसको आर मान रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाली रिएक्शन में भी हमने आर लिखा हुआ है, ऊपर वाली इक्वेशन में भी आर लिखा हुआ है। तो आर इसकी पावर 0। देखो आर को इधर लेके आते हैं, किसको बेटा, आर को इधर लेके आते हैं, चलिए क्या करते हैं, ये तो बेटा 1 हो गया, तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा बेटा के। अब डी टी को इस साइड ले जाते हैं, तो माइनस साइन आ जाएगा इधर, तो ये बचेगा इधर डी आर टी एक्टिव मास आर इक्वल टू माइनस के टी के डी टी। ये इक्वेशन हमें मिल गई। बोथ साइड इंटीग्रेशन करने पर, दोनों साइड समाकलित करने पर, लेफ्ट एंड राइट साइड समाकलित करने पर, तो बेटा इसका समाकलन करेंगे, इस इक्वेशन का समाकलन करेंगे तो मुझे एक इक्वेशन मिलेगी। क्या मिलेगी, इसका समाकलन करेंगे तो इक्वेशन मिलेगी एक्टिव मास आर इक्वल टू माइनस के टी और प्लस आई। बेटा डी यहाँ से हट जाएगा, इंटीग्रेशन में डी हट जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया आई। अब देखो उस साइड लिख देते हैं, स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था, स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था, यानी एट टी इक्वल टू बेटा 0, तब क्या था, आर नॉट इक्वल टू आई, आर नॉट इक्वल टू आई। अब ये आर नॉट की वैल्यू हमें बेटा इक्वेशन नंबर 3 में रखनी है, पुट करनी है। तो क्या इक्वेशन हो जाएगी, देखिए हम केवल आई की जगह पे आर नॉट को हमें पुट करना है, तो एक्टिव मास आर इक्वल टू हो जाएगा बेटा माइनस के टी और प्लस आर नॉट। आर नॉट हो गया, देखो सही है ना, आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। के टी को इधर लेके आते हैं तो प्लस का हो जाएगा, तो के टी इक्वल टू आर नॉट, इसको इधर लेके आओ, आर नॉट माइनस एक्टिव मास आर। ये इक्वेशन मिल गई मुझे। अब के को निकालना है हमें, किसको निकालना है, के की वैल्यू को निकालना है, तो नीचे टी पहुंच जाएगा, आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। के टी को उधर लेके आया ना तो पॉजिटिव हो गया, इसको इधर लाया, इसको इधर ले गया, तो ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। ये देखें के की वैल्यू हमें निकालनी है, तो के इक्वल टू क्या होगा, आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। ये इक्वेशन हमें मिल चुकी है, के इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। चलिए नोट कर लें आप इसको, जल्दी करें।
हो गया ना बेटा, सिंबल लिख लो, इनके नाम लिख लो। इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, इसको बेटा टाइम, और ये वाला जो आर नोट है इसको मैं इधर लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल, दिख रहा है ना, दिख रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और इसको बोलते हैं फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन। चल नोट कर लो, कर सकते हैं आप इसको, सिंपल है, ज्यादा टिपिकल नहीं है, सिंपल है बेटा। इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, चलिए नोट डाउन कर ले आप। अब आगे देखते हैं सेकंड मेथड से बेटा, इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन सेकंड मेथड से कैसे ड्राइव करेंगे इसको। तो रिएक्शन वही है बेटा, यहाँ लिखते हैं हम सेकंड मेथड, सेकंड मेथड। इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन है आर एल पी, इक्वेशन वही है। प्रारंभ में क्या था कि प्रारंभ में इसके हमने लिए बेटा ए मोल, तो इसके बने 0 मोल, 0 मोल बने कब, जब t इक्वल टू 0 था। इसके हमने ए मोल लिए तब इसके 0 मोल बने। अब इसमें से x बेटा वियोजित हो गए, x वियोजित हो गए, तो a माइनस एक्स और इसके कितने बनेंगे, x बनेंगे। कब बनेंगे, t समय बाद बनेंगे, t समय बाद। ये प्रारंभ की बात है, जब टाइम 0 था, t इक्वल टू 0 था, प्रारंभ की बात है ये। और t समय बाद क्या हुआ, इसमें से x मोल वियोजित हो गए, इसके कितने बने, x मोल बने। अब चलो इसके लिए रेट निकालते हैं, इसके लिए रेट निकालते हैं। तो रेट क्या होता है, dx ओवर dt। तो बेटा dx ओवर dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास, सॉरी a माइनस एक्स की पावर 0। अब इस साइन को हटाते हैं, यहाँ पर k कांस्टेंट लेके आते हैं, तो क्या मिलेगा मुझे, dx ओवर dt इक्वल टू k और a माइनस एक्स की पावर 0। तो ये तो बेटा 1 हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं dx ओवर dt इक्वल टू k, और लिख सकते हैं या लिख सकते हैं। अब dx को इधर लेके आते हैं, dt को इधर ले जाते हैं, तो क्या इक्वेशन हो जाएगी, dx इक्वल टू, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा, इसको इधर लेके जाते हैं तो हमें इक्वेशन मिलेगी बेटा dx इक्वल टू k dt। इस इक्वेशन का हमें दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है, दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है इस इक्वेशन का। तो इंटीग्रेशन करने पर बेटा हमें क्या मिलता है, इंटीग्रेशन करने पर ये d तो हट जाएगा, क्या मिलेगा, x इक्वल टू के टी और प्लस आई। तो यहाँ पर लिख देंगे बोथ साइड इंटीग्रेशन, दोनों साइड इंटीग्रेशन करने पर, बोथ साइड इंटीग्रेशन करने पर हमें इक्वेशन मिलेगी x इक्वल टू के टी प्लस आई। इस i को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, दिख रहा है ना, ज्यादा नीचे चला गया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं i को। अब देखें स्टार्टिंग में, दूसरा चौक ले लूं बेटा, इधर कर देते हैं हम इसको। प्रारंभ में स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था, जब t इक्वल टू 0 था, तब i इक्वल टू भी 0 ही होगा, i भी 0 होगा। तो ये वैल्यू हमें इस इक्वेशन में पुट करनी है, तो ये तो 0 हो गया। मिलेगा क्या हमें, x इक्वल टू मिलेगा
x इक्वल टू के टी, और k की वैल्यू निकालेंगे बेटा तो k इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन टी। ये इक्वेशन मिल चुकी है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट देखें, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया ना। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हेडिंग लगा दें, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिख दिया है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? किसी क्रिया को अर्धपूर्ण करने के लिए जो समय लगता है उसको हम अर्ध आयुकाल कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि किसी क्रिया को अर्धपूर्ण करने के लिए, किसी क्रिया को अर्धपूर्ण करने के लिए जो समय लगता है उसको अर्ध आयुकाल कहते हैं। तो देखें आप, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन हमने निकाला था, रेट इक्वेशन निकाली थी। क्या निकाली थी? K इक्वल टू R0 माइनस R अपॉन T, ये निकाला था बेटा। बोलो क्लियर है? ये निकाला था, अभी थोड़ी देर पहले की बात है ये। तो इसमें बेटा T इक्वल टू K 1/2, 1/2 का मतलब K कितनी भी लिख सकते हैं इसको, और R इक्वल टू एक्टिमास R0/2। ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में रखने पर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर, उसको फर्स्ट नंबर डाल दें आप, T इक्वल टू T हाफ और एक्टिमास R इक्वल टू R0/2। ये दोनों वैल्यू उसमें पुट करनी है। तो क्या मिलेगा देखो, K इक्वल टू R0 माइनस R0/2 अपॉन क्या मिला? T हाफ। T की जगह T हाफ लिखना है, चौक छोटा है। T की जगह T हाफ लिखना है, T की जगह T हाफ लिख दिया। बोलो सही है? अब ये 2 तो नीचे आ जाएगा, तो क्या क्या मिला हमें? मिला K इक्वल टू R0 में से, यानी R0 एक्टिमास R0 माइनस एक्टिमास R0/2 इंटू T 1/2। R0 में से बेटा R0 माइनस कर दो तो R0 मिलेगा मुझे। तो क्या इक्वेशन होगी? K इक्वल टू R0/2 इंटू T 1/2। बोलो क्लियर है कि नहीं? और इसको क्या लिख सकते हैं? और इसको हम लिख सकते हैं, T हाफ को इधर ले आओ तो K यहाँ पहुंच जाएगा। वो तो आप कर सकते हैं ना। तो इसको बंद कर दो इस तरीके से, और यहाँ करके इसको लिख दो T 1/2 इक्वल टू R0 एक्टिमास R0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू K। ये 2 इक्वेशन हमें मिल चुकी हैं। तो ये होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड या अर्ध आयुकाल। किसी भी क्रिया को अर्धपूर्ण करने के लिए जो समय लगता है उसको हम अर्ध आयुकाल कहते हैं। क्लियर है? चलिए, तो आज का टॉपिक बेटा हम यही समाप्त करते हैं। हमने पहले ही बोला था कि आज हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू क्लास लेने के लिए। इस इक्वेशन को और क्या लिख सकते हैं वो देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं बेटा, इस साइड लिख दे रहा हूं मैं, T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A के। T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A के होता है। तो हम क्या कह सकते हैं बताओ?
T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल a, इसके बारे में हम एक लाइन आपको नोट कराएंगे, वो नोट करें। चलिए, अर्थात शून्य कोट का अर्ध आयतकाल, शून्य कोट का अर्ध आयतकाल प्रारंभिक सांद्रता के इनिशियल कंसंट्रेशन है। ये प्रारंभिक सांद्रता है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम हाफ लाइफ पीरियड या हाफ लाइफ पीरियड, अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल। इसको रेट कांस्टेंट बोलेंगे, सिंबल लिख दे रहा हूं मैं, रेट कांस्टेंट। नीचे कांस्टेंट का ज्यादा दिख नहीं रहा होगा। इसको बोलेंगे बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। और ये टी हाफ मैंने नोट ही कर दिया है। तो मैंने क्या बोला? अर्थात शून्य कोट अक्रिया, शून्य कोट अक्रिया का अर्ध आयतकाल, नोट करें यार, शून्य कोट अक्रिया का अर्ध आयतकाल, शून्य कोट अक्रिया का अर्ध आयतकाल प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। ये टॉपिक थोड़ा सा रह गया था, एक लाइन रह गई थी, इसलिए मैंने इसको भी फाइनल कर दिया। चलिए, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास लेने के लिए बच्चों थैंक यू। नोट कर लें आप।